हेलो एंड जय हिंद और होप आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो ये जो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले हम इसकी जो नाम है उसको समझ लेते हैं। इसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब है जब सत्ता को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जाता है, तो उसे कहते हैं पावर शेयरिंग। जब एक कंट्री को रूल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों को पावर दी जाती है, उसे कहते हैं पावर शेयरिंग। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें दी गई हैं दो की स्टडीज़। एक दी गई है श्रीलंका की और दूसरी दी गई है बेल्जियम की। ये दो कंट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके द्वारा हमें समझाने की कोशिश की गई है पावर शेयरिंग को। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो बेल्जियम की कैसी थी। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होती है, सबसे पहले प्रश्न ये आएगा। फिर एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग, किसी कम्युनिटी वाले लोग कितने परसेंट वहाँ रहते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, उसे कहते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। सिंपल मोटा माटी ये मतलब होता है आपकी एथनिक कॉम्पोजिशन का, है ना। तो इसकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो यहाँ 59% लोग जो हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज, है ना, वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। और जिस रीजन में वो रहते हैं उसे कहते हैं फ्लैमिश रीजन। और यहाँ पे जो 40% लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, और जिस रीजन में वो रहते हैं उन्हें कहते हैं फ्लैमिश रीजन। और रिमेनिंग 1% जो हैं वो हैं जर्मन स्पीकिंग पीपल। बट अब इसको देखने से लग तो नहीं रहा कुछ खराबी होगी, बट खराबी आती है इनकी कैपिटल सिटी में। इनकी जो कैपिटल सिटी है जिसका नाम है ब्रुसल्स, वहाँ सारी की सारी गेम पलटी जाती है। कैसे, ये भी समझाते हैं आपको। यहाँ गेम ऐसे पलटती है कि जो कंट्री में मेजॉरिटी में है, यानी डच स्पीकर्स, वो यहाँ माइनॉरिटी में है, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में है वो यहाँ मेजॉरिटी में है, यानी फ्रेंच स्पीकर्स। तो जो ब्रुसल्स है उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन ऐसी है, जो इनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ 80% रहते हैं फ्रेंच और 20% रहते हैं डच स्पीकर्स। और तो और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो भले ही माइनॉरिटी में हैं, बट वो पॉलिटिकली और वेल्थली, यानी वो लोग ज़्यादा रिच हैं और पॉलिटिकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो इससे तनाव पैदा होना बहुत बहुत लाजमी है। जो माइनॉरिटी है वो रिच है और स्ट्रॉन्ग है, तो शायद मेजॉरिटी के दिल में भी थोड़ी खटकती हुई चीज़ है ना। तो यही होता है इस कंट्री में। बट इससे आगे बढ़ने से पहले हम केस ऑफ श्रीलंका देखेंगे। श्रीलंका का केस जाना बहुत ज़रूरी है। तो श्रीलंका जो एक एशियन कंट्री है जो भारत के साथ में है, ये है इसका मैप, जानते हैं इसको। हाँ, तो जो श्रीलंका है इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है कि यहाँ रहते हैं 74% सिन्हेलास, यानी ये लोग बोलते हैं सिन्हेला, और इनका जो रिलीजन है वो है बुद्धिज़्म, यानी ये है मेजॉरिटी में। और यहाँ 18% लोग हैं आपकी तमिल्स, इनमें भी बाइफ्रिगेड है, तमिल्स में भी 18% होते हुए भी इसमें से कुछ इंडियन तमिल्स हैं और कुछ वहाँ के नेटिव्स हैं तमिल्स, यानी श्रीलंकन तमिल्स हैं। और ये जो रिलीजन फॉलो करते हैं तमिल बोलने वाले लोग, ये हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और जो 7% जनता बचती है वो है क्रिश्चियंस, जो बोलते हैं दोनों ही लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो श्रीलंका में क्या होता है, यहाँ फॉलो होता है एक बड़ा खतरनाक आइडियोलॉजी, जिसे कहते हैं आप मेजॉरिटिलिज्म। मेजॉरिटिलिज्म अभी एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ये क्या कहती है ये समझाते हैं आपको। ये जो आइडियोलॉजी है ये कहती है कि किसी भी एक स्टेट में जो लोग मेजॉरिटी में है, यानी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है जिस कम्युनिटी की, उसको उस कंट्री पे रूल करना चाहिए, ये वो कहते हैं, और माइनॉरिटी को दबा देना चाहिए, ये इस आइडियोलॉजी का कहना है। तो यही फॉलो होती है आपकी श्रीलंका में। तो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है। गवर्नमेंट उठाती है 3 स्टेप्स, और ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? इनकी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि सबसे पहले सिन्हेला जो होगी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। आप समझ सकते हैं कि तमिल स्पीकर्स को कितना बुरा लगा होगा, उस कम्युनिटी में क्या मैसेज गया होगा कि वो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, उनको रिप्रेस्ड किया जा रहा है ना। और जो
है, जो स्टेट है, उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि बुद्धिज़्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें, और बुद्धिज़्म को वो चाहते थे कि सारे ही लोग ना बुद्धिस्ट बन जाए, और जो बाकी हैं हिंदूज मुस्लिम वो कम्युनिटी को थोड़ा ये दबाना चाहते थे। और थर्ड स्टेप ये था कि यूनिवर्सिटीज़ में और जॉब रिक्रूटमेंट में, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में, इनको अपर हैंड दे दिया गया, सिन्हेलास को अपर हैंड दे दिया गया बाकियों के मुकाबले। तो भाई इतना कुछ हो रहा है तो न्यूटन का लॉ भी कहता है भाई, थर्ड लॉ न्यूटन का कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ बॉल मारोगे तो बॉल वापस नहीं आएगी। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला है ना, एक्शन एंड रिएक्शन वाला, वही यहाँ पे फॉलो हुआ। यहाँ पे जो तमिल स्पीकर्स थे उनका आया रिएक्शन। अब इनका रिएक्शन थोड़ा अग्रेसिव था। इन्होंने बनाई पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने किए मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स। ये चाहते थे कि इनको इक्वालिटी मिले, क्योंकि इनका ये जन्मसिद्ध अधिकार था इनके अकॉर्डिंगली और मेरे अकॉर्डिंगली भी। तो इतना सब होने के बाद भाई साहब यहाँ होती है सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब जब लोग आपस में काटा काटी कर लेते हैं, यानी एक कंट्री के लोग ही आपस में लड़ पड़ते हैं, उसे कहते हैं सिविल वॉर। और उसमें होता है भयंकर तबाही, लोगों की जान जाती है, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। तो ये हुआ श्रीलंका में। अब क्यों हुआ? मेजॉरिटिलिज्म की वजह से हुआ। और हम ब्रुसल्स यानी बेल्जियम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उठाए बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप्स। उन्होंने किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, वो भी 4 टाइम, और इस प्रॉब्लम को कर लिया उन्होंने सॉल्व। अब उन्होंने 4 टाइम क्या, 4 टाइम कौन कौन से अमेंडमेंट्स की? सबसे पहले तो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया, इन्होंने ये माना, बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट मान रही है कि सबसे पहले कि हाँ यहाँ पे डाइवर्सिटी है और ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, इन्होंने माना है ना अपनी गवर्नमेंट। और जो दूसरा उन्होंने किया, वो उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग है इनकी होगी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों ही लैंग्वेज बोलने वालों की। और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उनको ऑलमोस्ट उन्होंने ऑटोनॉमी बना दिया। उन्होंने कहा जितनी पावर सेंटर के पास है ऑलमोस्ट उतनी ही पावर्स होंगी स्टेट के पास, ताकि स्टेट्स खुद को ऑप्रेस्ड रिप्रेस्ड ना माने। और जो लास्ट स्टेप था वो ये था कि जो इनकी कैपिटल है ब्रुसल्स, उसमें भी इनके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही होगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इतना ब्यूटीफुल मॉडल ये लोग लेके आए जिससे यहाँ बन गई शांति और हो गया सब कुछ कंठस्थ। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हमारे एग्जाम में भी पूछ लेता है, जिसका आंसर मैं चाहूँगा आप दें, ठीक है? इसके 2 रीजन्स हैं, आप दोनों रीजन्स के अकॉर्डिंगली इसका आंसर दे दें कि वाई इज़ पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट। इसके 2 रीजन्स हैं, एक मॉरल रीजन और एक प्रैक्टिकल रीजन। चलो मैं बता देता हूँ। मॉरल रीजन, बहुत मॉरल वैल्यूज़ पढ़ी हैं हमने, है ना? 5th क्लास में था ना, जब 5th 6th में था मॉरल वैल्यू सब्जेक्ट। तो मॉरली ये देखा जाए तो गलत है ना, एक कम्युनिटी को आप कैसे अप्रेस्ट कर सकते हो, रिप्रेस्ट कैसे कर सकते हो आप कम्युनिटी को, एक को, है ना? और एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो भी गलत है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरों की रिएक्शन नहीं आएगा जब वो खुद को दबा दबा महसूस करेंगे। और जो पावर शेयरिंग है ये एक मूलभूत आत्मा है आपकी डेमोक्रेसी की, अगर ये नहीं होगी तो आपकी डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकती। कंठस्थ चीज़ है। अब आखिरी चीज़ जो इसमें यहाँ पे समझाई गई है वो है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब डिफरेंट टाइप्स है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था। अब एक है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, है ना? हॉरिजॉन्टल मतलब एक लाइन होती है जो ऐसे होती है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली लाइन। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होती है। लेजिस्लेटिव का जो काम है वो लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, और अगर उसका कोई ब्रीच होती है लॉ में तो उसको देखने के लिए हमारे जुडिशरी है। तो ये तीनों रखते हैं एक दूसरे पे चेक कि कोई गलती तो नहीं कर रहा कोई, तो इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दूसरी टाइप की पावर शेयरिंग जो है वो हमारे पास है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जो स्टेट और सेंटर में जो चीज़ें हैं वो बांटते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही सारी पावर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के पास भी पावर्स होंगी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास भी पावर होंगी। तो
जब पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है, थर्ड टायर भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, वो उसको ही हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। और दो जो अगले बचते हैं वो है पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। उस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए वो ओप्रेस्ड हैं, रिप्रेस्ड हैं, है ना। तो इतना सा ये चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो हमें। थैंक यू, जय हिंद।